वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम जो भी वीडियो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उसके संदर्भ में हमारा प्रयास ये रहता है कि वो कंटेंट आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के संदर्भ में भी वो कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट या लाभदायक साबित हो। तो अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो उस संदर्भ में तो हमने इस चैनल पर कई प्रकार के कोर्सेज को अपलोड कर रखा है। एकेडमिक पॉइंट की बात करें तो जैसे बीएससी का कोर्स हो गया, एमएससी का कोर्स हो गया, क्लास 10, 12 इन सब की बात करें। और अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी होगी कि जब कभी भी हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल स्टडीज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में जीएस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम के जाइएगा तो आपको जनरल स्टडीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये प्रयास यहाँ पर ये करेंगे कि अभी तक तो हम लोग इस चैनल पर केवल और केवल साइंस से रिलेटेड कंटेंट ही अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब हम ये प्रयास करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ के टॉपिक को भी यहीं पर अपलोड करें ताकि स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर उनकी सुविधा के अनुसार कंटेंट अवेलेबल हो सके। आपको ये भी पता है कि अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है ना। आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम समझ लीजिए, आरएस का एग्जाम समझ लीजिए, या अन्य कई प्रकार के एग्जाम होने वाले हैं। तो उन सब एग्जाम में भी जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करने वाला होता है। तो उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना, बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियोज, और वो टॉपिक्स हम इस प्रकार से चयन करेंगे कि जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो आपके लिए ये फायदा होगा कि आपको तुरंत एक छोटे से वीडियो कंटेंट के माध्यम से आपके टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको पता है कि रिसेंटली आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जो इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है और उसमें विशेषकर जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का सेक्शन होता है या बजट का सेक्शन होता है, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं। तो फैक्ट में तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, फैक्ट शीट तो हम आराम से नोट कर लेते हैं, लेकिन कई बार फैक्ट को याद करने के लिए कॉन्सेप्ट का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जिस टॉपिक को हम देखेंगे उसमें कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और ये टॉपिक ऐसा है जो जनरल स्टूडेंट्स को समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। कई स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी रहती है, ठीक है ना, और मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए, कई ऐसी क्वेरीज आई, उसके कारण ही मैं इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है आपका, देखिए कि जो बजट होता है, बजट से संबंधित विभिन्न प्रकार के घाटे। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि राजकोषीय घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये इस प्रकार के डेफिसिट्स हम बजट में देखते हैं और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग एक चीज देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट से संबंधित विभिन्न प्रकार के घाटे होते क्या है, और फिर इनकी डेफिनेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, मैं एक एक चीज को आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के सहायता से बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये 4 प्रकार के घाटे आपको पढ़ने हैं, लेकिन आपको एक चीज पता है कि जब हम घाटे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बजट पर जाना पड़ेगा। बजट को अगर मैं सामान्य अर्थ में समझाना चाहूँ तो बजट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक तरफ तो आपकी इनकम होती है, एक तरफ आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। और अगर घाटे की बात की जा रही है तो ये निश्चित है कि एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है और इनकम आपकी कम है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है उसको इनकम किन किन सोर्सेज से हो रही है, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो किन किन मदों पर हो रहा है, किन किन आइटम्स पर वो सरकार खर्च कर रही है। तो एक दफ़े आपको जब ये इनकम और एक्सपेंडिचर की जानकारी हो जाएगी तो उसके बाद इन घाटों की जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इसको मैंने बिल्कुल फ्लो चार्ट से समझाने का प्रयास किया है, आप देखिए एक बार आराम से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बजट होता है, बजट में 2 प्रकार के मद हैं आपके। एक तो होती है प्राप्तियां, जिसको हम कहते हैं रिसिप्ट्स, और दूसरा होता है व्यय, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो प्राप्तियां होती है उसकी भी 2 कैटेगरी होती है, और जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी भी 2 कैटेगरी होती है। प्राप्तियों की कैटेगरी क्या क्या है? एक तो आपकी जो प्राप्तियां होती है उनको हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, या इसको आप कहोगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यहाँ थोड़ा गैप था बीच में, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और यहाँ भी गैप रह गया शायद। और दूसरा है हमारा पूंजीगत प्राप्तियां, जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो आपके पास देखो प्राप्तियां 2 प्रकार की, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर भी 2 प्रकार के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एक ब्रॉड क्या कहते हैं आप क्लासिफिकेशन है। इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम की 2 कैटेगरी, एक्सपेंडिचर की भी 2 कैटेगरी। अब हमारा काम क्या होगा कि ये जो इनकम की और एक्सपेंडिचर की कैटेगरी है इनको डिटेल में समझना। कि जैसे मैंने कह दिया रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत कौन कौन सी रिसिप्ट्स आती है, क्योंकि सरकार को इनकम के कई सारे सोर्स है। सरकार आपके ऊपर टैक्स भी लगाती है, सरकार जीएसटी भी लगाती है,
सरकार कई सेवाएं प्रदान करती है, उससे भी आपकी वसूली करती है। सरकार जैसे मान लो रेल चला रही है तो रेल टिकट से भी सरकार को पैसे मिल रहे हैं। सरकार पोस्ट ऑफिस की सर्विस देती है तो उससे भी उसको पैसे मिलते हैं। तो सरकार को पैसे प्राप्त करने के कई सारे सोर्स हैं। सरकार कई बार कर्ज भी लेकर के आती है तो वो भी सरकार को पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, विस्तृत क्लासिफिकेशन है, इसको एकदम सूक्ष्म स्तर पर लेके जाके समझना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मद आते हैं और इन सब के अंतर्गत कौन कौन से मद आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्राप्तियों को समझते हैं कि प्राप्तियों में जो दो कैटेगरी है उनको हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है सबसे पहले राजस्व प्राप्तियां। आपको पता है प्राप्तियों में दो कैटेगरी, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है उसके अंतर्गत हमारे पास दो प्रकार के सोर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कर राजस्व जिसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा है आपका गैर कर राजस्व। अब ध्यान से समझिए, देखो सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि हमने जब दो रिसिप्ट्स की बात की थी, यहां पर देखिए आप, ये दो रिसिप्ट्स, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसी इनकम जो एक निश्चित तरीके से बार बार आपको प्राप्त होती रहे, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू इनकम। और ऐसी इनकम जो बार बार प्राप्त नहीं हो, आपको एक ही बार में प्राप्त हो जाए, ठीक है ना, उस प्रकार की रिसिप्ट्स को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है? अब हम आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स पर। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या है, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू का तो सिंपल सा मतलब होता है कि सरकार जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगाती है वो आपके सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इनकम है वो कैसी है, वो एक निश्चित अंतराल के बाद सरकार को प्राप्त होती रहती है। इसलिए इस इनकम को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू इनकम। अब आपको ये पता है कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स मोटे मोटे तौर पर सरकार दो प्रकार के लगाती है। एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेज, और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेज। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत मेनली आपके आता है इनकम टैक्स जो हर व्यक्ति पर लगता है, ठीक है ना, जो भी एक सर्टेन इनकम रेंज को क्रॉस कर जाता है उसके ऊपर टैक्स लगता ही लगता है। उसके अलावा एक होता है आपका कॉरपोरेशन टैक्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में निगम कर। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको दिख रही है, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो भी कंपनी है, उन कंपनी को अपने लाभांश के आधार पर कॉरपोरेशन टैक्स भी चुकाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं निगम कर। और कई बार क्या होता है, कुछ फॉरेन कंट्रीज भी आकर के यहाँ पर कुछ व्यापार वगैरह करती है तो उन पर एक लगता है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। अब उनके लिए क्या होता है, एक फिक्स रेंज बना दी कि अगर आपकी कंपनी की मतलब जो भी उनकी कैपिटल होती है उसके साइज के हिसाब से एक मिनिमम टैक्स आपको देना ही देना होता है। तो ये इस प्रकार के कुछ टैक्सेज हैं वो आपके कहलाते हैं प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो वो होता है आपका मेनली जीएसटी। ये जो जीएसटी अभी वर्तमान में चल रहा है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। उसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटीज होती है वो भी आपके क्या आती है, कस्टम्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वो सारी की सारी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आती है। तो मेरे हिसाब से ये जो कर राजस्व है, टैक्स के रूप में जो सरकार को इनकम हो रही है, उसके क्लासिफिकेशन को आप आराम से समझ सकते हो। जो सरकार टैक्स लगा के वसूलती है वो सारे के सारे कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। और ये तो चीज बिल्कुल सामान्य मैंने आपको बता दी। फिर एक दूसरी कैटेगरी है गैर कर राजस्व, यानी सरकार ऐसी इनकम जो सरकार को एक नियमित अंतराल से प्राप्त हो रही है लेकिन वो सरकार टैक्स लगा के प्राप्त नहीं कर रही है, कोई अदर वे से आ रही है। कैसे आ रही है इसको आप एक बार समझिए, मैं आपको लिख करके बताता हूं क्या है ये। तो देखो नॉन टैक्स में क्या होगा, आपको ये पता है कि सरकार की कई कंपनियों में हिस्सेदारी भी होती है। जैसे आपको पता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक तरह से भारत सरकार की कंपनी है जिसमें भारत सरकार की एक बड़ी हिस्सेदारी है। उसी प्रकार से एलआईसी है, ओएनजीसी है, ये सारी कंपनियां होती है। तो इन कंपनियों की जब पूरी बैलेंस शीट बनती है तो लास्ट में एक शब्द आता है, आपने सुना होगा डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड को हम कहते हैं एक तरह से लाभांश, ठीक है ना। तो जिस लाभांश हमेशा किसको मिलता है, जो प्राइमरी शेयर होल्डर होता है उसको मिलता है। तो इन कुछ ऐसी कंपनियां हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, ठीक है ना, पब्लिक पीएसयू, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो जब कभी भी इन कंपनियों को लाभांश होता है तो उस लाभांश का एक हिस्सा, वो भी कितना, जितनी आपकी हिस्सेदारी है उस अनुपात में आपको लाभांश मिलता है। तो ये कोई टैक्स लगा के सरकार को पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन चूंकि सरकार की हिस्सेदारी है इसलिए उसको डिविडेंड या लाभांश के रूप में एक इनकम हो रही है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए, नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक तो डिविडेंड आते हैं जो विभिन्न कंपनियों के लाभांश के आधार पर प्राप्त होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, सरकार कई बार क्या करती है, कुछ लोन भी देती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया या किसी अन्य राष्ट्र को लोन दे दिया या किसी कंपनी को लोन दे दिया। मतलब जो भी सरकार जब किसी को लोन देती है
तो जब लोन देगी तो लोन में दो चीजें होती है, एक प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर उसको मिलता है इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो अलग चीज है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो मूलधन होता है, उसके ऊपर जो सरकार को एक नियमित अंतराल से ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट अर्न्ड, वो भी क्या है, सरकार की इनकम ही है। और रेवेन्यू क्यों है, क्योंकि वो बार बार एक नियमित अंतराल से आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, और वो टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार कोई टैक्स लगा के नहीं वसूल रही है, वो तो सरकार के किसी को पैसे दिए हुए हैं, उसके ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसके अंदर एक तो डिविडेंड हो गया और एक हो जाएगा आपका इंटरेस्ट अर्न्ड, ठीक है ना, इंटरेस्ट अर्न्ड, इसको आप कह सकते हो ब्याज के रूप में प्राप्ति। और कैसे हो रही है मैंने बता दी, ब्याज के रूप में प्राप्ति। सरकार जब किसी को लोन देती है तो उससे जो ब्याज मिलता है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स नहीं है। इसके अलावा आपको पता है सरकार रेलवे चलाती है, सरकार पोस्टल सर्विसेज भी प्रदान करती है। तो पोस्ट ऑफिस की सरकार, जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस के टिकट्स बिके तो केंद्र सरकार की इनकम हुई, ठीक है ना। रेलवे के टिकट्स बिके तो रेलवे के टिकट से भी सरकार को इनकम हुई। तो ये कोई टैक्स नहीं लगा है, लेकिन ये नियमित अंतराल से आपको मिलते ही पैसे रहते हैं। तो वो नियमित अंतराल से मिल रही है, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई, और टैक्स लगा के नहीं मिला है, कोई नॉन टैक्स तरीके से मिला है, तो इसलिए वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आ गए। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो रेलवेज, ठीक है ना, पोस्टल सर्विसेज, ये सारी की सारी चीजें आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। तो मेरे हिसाब से देखो, जब हमने बजट को क्लासिफाई किया था तो प्राप्तियों में हमने दो प्रकार की प्राप्तियों की चर्चा की थी, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, ठीक है। रेवेन्यू का सिंपल सा अर्थ होता है जो बार बार आपको मिलती रहे एक नियमित अंतराल से, ठीक है। कैपिटल मतलब जो एक ही बार में मिले आपको। तो रेवेन्यू को फिर हमने दो कैटेगरी में बांटा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब सरकार जब कुछ टैक्स लगा करके वसूलती है, ठीक है ना, प्राप्त करती है, तो वो टैक्स रेवेन्यू है। उसमें भी दो कैटेगरी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन, मैट आदि आते हैं। इनडायरेक्ट में आपका जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ये सारे आते हैं। फिर नॉन टैक्स का मतलब हो गया कि सरकार को एक नियमित अंतराल से तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई टैक्स नहीं लगा रही है। तो उसमें हो गया सबसे पहले आपका डिविडेंड या लाभांश, सरकार की विभिन्न कंपनियों में हिस्सेदारी के आधार पर प्राप्त होता है। दूसरा इंटरेस्ट अर्न, सरकार जब किसी को लोन देती है तो उसका जो ब्याज मिलता है आपको एक नियमित अंतराल पर, वो कहलाता है इंटरेस्ट अर्न। तीसरा रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज से सरकार को जो इनकम होती है वो आपकी कहलाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। तो ये हमने राजस्व प्राप्तियों का पूरा डिस्कशन कर लिया। आप एक एक करके देखो, इन सबको समझना। जब आप एक बार आपको प्राप्तियां और खर्चों का पूरा डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा, तब आपके लिए वो जो विभिन्न प्रकार की घाटे हैं उनको समझना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है ना। आप आराम से इस लेक्चर को सुनिए, मैं एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूं, आपको पिक्चर बनती रहे कि वास्तव में हो क्या रहा है। रटने से याद नहीं होगी, जब पिक्चर बनेगी तब चीजें आसानी से याद हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी राजस्व प्राप्तियां। अब हम राजस्व व्यय कर लेते हैं। एक बार हम इस तरह से करेंगे, देखो, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, ये चारों जब हो जाएंगे तब हम घाटे की तरफ चलेंगे। तो आगे हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, हमने लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ऐसा खर्चा जो एक नियमित अंतराल से सरकार करती ही करती है, एक बार में नहीं करती, एक नियमित अंतराल सरकार का खर्चा होता ही होता रहता है। जैसे आप खुद सोचिए कि जब कभी भी आपको, जैसे आपकी सैलरी आती है, कोई भी सैलरीड क्लास पर्सन है, वो तो एक बार आ गई, उसके बाद हर मंथ उसका जो खर्चा चलता रहता है नियमित अंतराल पर, वो कहलाता है आपका एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार के भी ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो नियमित अंतराल से होते ही होते रहते हैं, ठीक है ना। उनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है उसको आप ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज ये मैंने बताई थी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में जब हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी इंटरेस्ट अर्न्ड, यानी सरकार जब किसी को लोन देती है तो एक निश्चित अंतराल पर उसको ब्याज की प्राप्ति होती है। लेकिन उल्टा इसकी एक चीज ये भी हो सकती है कि सरकार कई बार अपनी जरूरत के लिए कुछ कर्ज भी लेती है। तो जब कर्ज लेगी तो कर्ज का मूलधन तो वापस लौटाएगी जब लौटाएगी, लेकिन जो कर्ज लिया है उस पर उसको कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। तो जब ब्याज प्राप्त हो रहा है वो तो नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम है, और जो आप ब्याज चुका रहे हो एक नियमित अंतराल पर, वो आपकी कहलाती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर वहां तो था इंटरेस्ट अर्न, और यहां हो जाएगा आपका इंटरेस्ट रीपेमेंट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रीपेमेंट। तो जब आप ब्याज भुगतान करते हो, ये देखो ब्याज भुगतान, ठीक है ना, तो ये आपका आता है एक्सपेंडिचर में, और वो भी कौन सा? रेवेन्यू, क्योंकि ब्याज आपको हमेशा एक नियमित अंतराल पर चुकाना होता है। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी, आपको पता है कि सरकार के अंतर्गत जो कई सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको एक नियमित अंतराल पर आपको सैलरीज भी चुकानी होती है। तो ये जो वेतन होता है वो भी आपका एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नियमित अंतराल पर आपको देना ही देना होता है। तीसरी क्या चीज आती है? सरकार के द्वारा कुछ ग्रांट्स दी जाती है।
अब ग्रांट्स तो एक मुश्त भी होती है, इस हिसाब से देखा जाए तब तो वो रेवेन्यू में नहीं आनी चाहिए। लेकिन ग्रांट्स में क्या होता है, आपको एक चीज पता होगी, नहीं पता होगी तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। एक वित्त आयोग नाम की एक संस्था होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन। वो क्या करती है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर स्टेट और सेंटर दो अलग अलग आइडेंटिटीज है, ठीक है ना। सेंटर अलग है, स्टेट अपना अलग है। लेकिन आपको पता है पैसों के मामले में सेंटर के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जबकि स्टेट के पास कम है। तो जो सेंटर को खूब सारा पैसा मिलता है तो उस पैसे में से कुछ हिस्सा स्टेट्स को भी देना होता है। वहाँ पर रेलवेज, हॉस्पिटल्स या अन्य प्रकार की संस्थाओं को बनाने में, उसी प्रकार से जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, छोटी छोटी ग्राम पंचायत लेवल पर, आपके जिला परिषद लेवल पर, जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं होती है, इनको भी डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलता है। और वो पैसा हमेशा जो वित्त आयोग होता है, केंद्रीय वित्त आयोग, उसकी अनुशंसा के आधार पर मिलता है। तो वो भी एक नियमित अंतराल पर मिलता ही मिलता रहता है। तो ये जिस ग्रांट्स की मैं बात कर रहा हूं, वो जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, वित्त आयोग की अनुशंसा वाली, वित्त आयोग की अनुशंसा से, तो ये भी एक नियमित अंतराल पर राज्यों को मिलती ही मिलती रहती है ग्रांट्स, ठीक है ना। एक मुश्त नहीं, आपको सिस्टमेटिक तरीके से बार बार मिलती रहेगी। तो इसलिए बार बार मिल रही है तो सरकार, केंद्र सरकार का तो पैसा जा ही रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, और बार बार एक नियमित अंतराल से जा रहा है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर एक चीज ये होती है, आपने सुना होगा सब्सिडीज, ठीक है ना, सरकार सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्यों दी जाती है आपको पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है आम जनता उसको अगर ओरिजिनल कीमत पर खरीदे तो वो सबके लिए संभव नहीं है। और चूंकि वो चीजें ऐसी है जो आम जनता के उपयोग की है, तो सरकार, चूंकि सरकार लोक कल्याणकारी होती है, ठीक है ना, लोक कल्याणकारी है, तो जनता उस चीज का उपयोग कर सके, इसलिए सरकार एक काम करती है कि कुछ उसका जो मूल्य होता है उसका कुछ भाग सरकार अपनी तरफ से चुकाती है, तो उसको हम कहते हैं सब्सिडीज। और मेनली हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सब्सिडीज होती है। एक आपकी फूड सब्सिडी होती है, ठीक है, एक आपकी फर्टिलाइजर सब्सिडी होती है, और एक आपकी होती है फ्यूल सब्सिडी, ठीक है ना। फूड सब्सिडी मतलब आपको पता है, जैसे अभी कोरोना के टाइम में एक योजना चलती थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 1 रुपए में 2 रुपए में मुफ्त अनाज, ठीक है ना। उसकी ओरिजिनल कॉस्ट उतनी नहीं है, लेकिन आम जनता को भोजन की व्यवस्था तो आपको सुनिश्चित करनी होगी, तो सरकार अपनी तरफ से कुछ सुविधा देती है, तो वो उस प्रकार की सुविधाएं फूड सब्सिडी के अंतर्गत आती है। फर्टिलाइजर भी आप जानते हो, किसानों को खेती करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक, खाद आदि चाहिए, तो उन पर भी सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। फ्यूल सब्सिडी, सिंपल सा एग्जांपल, जो आपकी गैस टंकी होती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना, तो उज्ज्वला योजना में क्या है, जो ओरिजिनल कीमत है उससे कम कीमत पर सरकार उसको प्रोवाइड करा रही है, तो जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो सरकार स्वयं अदा करती है। तो ये भी सरकार के खर्चे हैं और नियमित अंतराल पर होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे जो मद है, कौन कौन से, इंटरेस्ट रीपेमेंट यानी ब्याज भुगतान, सैलरीज, ग्रांट्स वो भी फाइनेंस कमीशन के आधार पर, और ये सब्सिडीज, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, बार बार होने वाले खर्चों के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, रेवेन्यू इनकम किस प्रकार से होती है, उसके क्या क्या सोर्सेज है उसको डिटेल में देख लिया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हमने डिटेल में देख लिया। पिक्चर बनाते रहिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक एक चीज मैंने क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कर दी है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, कैपिटल इनकम को देखेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे। तो आइए हम कैपिटल इनकम को पहले एक बार देखते हैं। तो देखो, अब हम कैपिटल इनकम की बात करें तो कैपिटल इनकम की भी 2 कैटेगरी है। जैसे रेवेन्यू इनकम की 2 कैटेगरी थी ना, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसी प्रकार से कैपिटल इनकम की 2 कैटेगरी। कौन कौन सी, एक कर्ज आय जिसको हम कहते हैं डेब्ट इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब हम राजकोषीय घाटा पढ़ेंगे तो ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरी आपकी गैर कर्ज आय, नॉन डेब्ट इनकम। अब पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि कैपिटल इनकम का सिंपल सा मतलब होता है जो सरकार को एक ही बार में एक मुश्त तरीके से प्राप्त हो जाए, बार बार प्राप्त होती रहे, वो नहीं होती। तो कर्ज तो आप एक ही बार में लेते हो, ऐसा थोड़ी है कि कर्ज हम टुकड़ों में लेंगे। कर्ज हमने एक बार में ले लिया या टुकड़ों में लोगे तो जो भी लोगे वो आएगा आपके पास एक ही बार में, ठीक है। तो कर्ज आय और गैर कर्ज आय, तो कर्ज का मतलब तो सिंपल सा हो गया, सरकार अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो कर्ज लेती है, ठीक है ना, जो आपका लोन लेती है, किसी से भी उधारी लेती है, वो होती है आपकी डेब्ट इनकम, और ये कैपिटल होगी क्योंकि कर्ज एक बार में आ जाता है, एक मुश्त आ जाता है। और कर्ज आय में भी 2 कैटेगरी ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी है, जैसे टैक्स रेवेन्यू में 2 कैटेगरी थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वैसे डेब्ट इनकम जो कर्ज आय उसकी भी 2 कैटेगरी है। सरकार एक तो देखो इंटरनल लेवल पर भी, आंतरिक स्तर पर भी क्या कर सकती है, कर्ज ले सकती है, और दूसरा एक्सटर्नल लेवल पर भी सरकार क्या कर सकती है, कर्ज ले सकती है। इंटरनल लेवल पर कैसे, जैसे सरकार को कोई आवश्यकता हुई तो सरकार ने आरबीआई से कहा कि भाई हमें आप कुछ पैसे दीजिए, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, सरकार की आय हो गई, आरबीआई से प्राप्त कर ली। कई बार क्या होता है, आगे जब हम कभी बजट को और डिटेल में समझेंगे तो एक शब्द आता है, क्योंकि आपको ये तो चीज पता है कि सरकार तो घाटे में रहेगी,
तो सरकार अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, अब सरकार ने मान लो स्कीम चला दी तो उसको पैसे चाहिए तो वो कर्ज लेती है। तो कर्ज में एक तो आरबीआई से ले लिया, दूसरा एक और होता है कर्ज जिसको आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक से भी ली जाता है। आपसे मेरे से भी कर्ज सरकार लेती है। कैसे लेती है कि सरकार कुछ बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो जारी करती है। जैसे सरकार ने एक बॉन्ड जारी कर दिया, आपने लिया, उस पर आपको ब्याज मिलेगा निश्चित रूप से। अगर आपने उस बॉन्ड को खरीदा है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ब्याज मिलेगा। तो ब्याज मिलेगा तो जनता उस लेगी। और जनता क्यों लेगी उसको? देखो, सरकार की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा होती है। आप किसी प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड लोगे तो आपको हमेशा एक डर रहेगा कि वो कंपनी मुझे क्या मेरा पैसा वापस लौटाएगी या नहीं लौटाएगी। लेकिन सरकार ने अगर आपसे पैसा लिया है तो सरकार आपको 100% लौटाएगी। इसलिए उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है। तो कई बार सरकार क्या करती है कि पूरे पब्लिक में भी, ठीक है ना, कुछ बॉन्ड्स जारी करती है। तो बॉन्ड्स जारी करेगी तो जैसे मैंने आपने बॉन्ड खरीदे तो मेरे को वो प्राप्त हो गया और सरकार को उसके बदले में पैसे मिल गए, तो वो सरकार की आय है। लेकिन वो कर्ज आय है क्योंकि सरकार का वो कर्जा है। सरकार को वापस आपको मुझे वो पैसे ब्याज सहित चुकाने पड़ेंगे, याद रखना इसको। तो इसमें देखो, जब सरकार कर्ज लेती है ना आपसे तो दो वापस चीजें होती है। एक तो जो कर्ज लिया, कर्ज भी वापस चुकाना है और ब्याज भी चुकाना है। तो जो सरकार जब चुकाती है तो वो एक्सपेंडिचर में आता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर सरकार पूरा का पूरा कर्ज चुका देती है एक साथ, तो एक साथ जब चीज चुकाई जाती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और जो ब्याज चुकाया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं। तो डेब्ट इनकम में दो पार्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में एक तो हो गया आरबीआई और दूसरा सरकार पब्लिक से भी कई बार कर्ज लेती है। पब्लिक से कर्ज लेने के दो तरीके हो सकते हैं, कोई बॉन्ड इश्यू कर दे, ठीक है ना, या एक कुछ इस प्रकार के होते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी इश्यू करती है। उस पर एक सर्टेन अमाउंट का हमें ब्याज मिलता है और सरकार को उसके बदले पैसे मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे इंटरनल सोर्स हो गए डेब्ट इनकम के। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? सरकार जो आईएमएफ जैसी संस्था है, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है, एशियन डेवलपमेंट जैसी संस्था है, जो भी एक्सटर्नल इस प्रकार की एजेंसीज है, उनसे जो पैसे प्राप्त करती है वो आपके एक्सटर्नल डेब्ट इनकम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके होगी कर्ज आय। गैर कर्ज आय का मतलब क्या है? गैर कर्ज आय का मतलब देखो, कर्ज में तो सरकार के ऊपर क्या जिम्मेदारी आ गई, एक बार के तो सरकार को पैसे प्राप्त हो गए, लेकिन सरकार को उसके बदले इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। लेकिन जब हम गैर कर्ज आय की बात करते हैं तो वो सरकार को प्राप्त तो हो रही है, लेकिन सरकार को उसके बदले सरकार पर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं सरकार को वापस कुछ चुकाना पड़ेगा। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। आपने नाम सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट, या जिसको हम कहते हैं विनिवेश। ये क्या है इसको आप समझिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसबीआई बैंक हो गई, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, ओएनजीसी है, इसमें सरकार की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की एलआईसी, सपोज करो एलआईसी है, वो 100 रुपए की एक संस्था है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी मान लीजिए 90% है। कितनी है? 90%। अब सरकार ने क्या किया, 90% है तो सारी जिम्मेदारी सरकार की। अब सरकार जनरली क्या करती है, अभी उदारीकरण के दौर में सरकार ये प्रयास करती है कि हम बड़ी से बड़ी हिस्सेदारी से बचे, ठीक है ना। अगर उस संस्था को सरकारी बनाए रखना है तो मिनिमम आपको कितने परसेंट चाहिए? 51% चाहिए। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि ऐसी संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है, वो तो बेचेगी तो बदले में सरकार को कुछ मिलेगा। लेकिन अब सरकार को उसके बदले वापस चुकाना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो जो खुद का था वही किसी को दिया है, उधार नहीं लिया, खुद का था वही किसी को दिया है। तो इस प्रकार की जो कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचती है, ठीक है ना, तो उससे जो पैसे मिलते हैं वो आपके क्या है? कैपिटल इनकम है। पहली बात तो क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में मिलेंगे। और कैपिटल में भी कैसी है? कर्ज है कि गैर कर्ज है? कर्ज नहीं है, सरकार के खुद के पैसे खुद को मिल रहे, खुद की हिस्सेदारी के, इसलिए वो गैर कर्ज आय है और कैपिटल है। तो एक तो डिसइन्वेस्टमेंट से आपको प्राप्त हो गया। दूसरा, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, सरकार कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेच करके जो पैसे प्राप्त करती है वो विनिवेश है, ठीक है। दूसरा, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि सरकार कई बार किसी को लोन देती है तो जो लोन का ब्याज मिलता है वो तो आपके रेवेन्यू इनकम में आता है, और रेवेन्यू में भी कौन सा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन जब मान लीजिए वो लोन की पूरी मूलधन की वसूली करेगी, या मूलधन जब उसको प्राप्त होगा, तो मूलधन तो एक ही साथ प्राप्त होगा, तो लोन की कंप्लीट रिकवरी जब होती है तो वो भी इनकम है, लेकिन फिर वो रेवेन्यू इनकम नहीं है, वो आपकी कैसी है? कैपिटल। रेवेन्यू बार बार होती है वो रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट हमेशा रेवेन्यू में आएगा। इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो रेवेन्यू इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट चुका रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जब आता है, लोन आपने दिया है तो आपको प्राप्त होगा, आपने लोन लिया है तो आपको प्राप्त होगा, आप वापस चुकाओगे तो किसी और को प्राप्त होगा, चुकाओगे तो खर्चा होगा, प्राप्त होगा तो इनकम होगी। तो लोन का ओरिजिनल पेमेंट आता है तो वो हमेशा कैपिटल का पार्ट होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं लोन रिकवरी, ठीक है ना, लोन रिकवरी। मेरी सब समझ गए? लोन का इंटरेस्ट रेवेन्यू में और पूरा का पूरा लोन किसमें? कैपिटल में। और वो भी कैसा? गैर कर्ज, कर्ज नहीं है।
सरकार खुद के पैसे ही प्राप्त कर रही है। तो अब मेरे हिसाब से ये पूंजीगत आय जो है उसके दो कंपोनेंट है, डेप्ट और नॉन डेप्ट। डेप्ट में इंटरनल एक्सटर्नल, नॉन डेप्ट में मैंने आपको ये 2-3 चीजें बता दी। चीज को ध्यान रखना, कर्ज आय सबसे इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कर्ज आय बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी। तो अब हमने ये भी समझ लिया। अब हमारा लास्ट पॉइंट रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम विभिन्न प्रकार के घाटों की तरफ बढ़ेंगे। अब लास्ट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक बार देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो मैंने लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे खर्चे जो सरकार को एक ही बार में करने होते हैं। तो आपको पता है कि जैसे सरकार कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, रोड बना दी, रेलवे प्लेटफॉर्म्स बना दिए, रेलवे स्टेशंस बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, हाईवेज बना दिए, तो ये एक मुश्त खर्चे होते हैं। और चूंकि सरकार खर्च कर रही है तो इसलिए ये किस में आएगा, एक्सपेंडिचर में, और एक ही बार में कर रही है इसलिए आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसको आप लिख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या हो गया, हाईवेज है, ठीक है ना, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे, ठीक है, हॉस्पिटल्स, इन सब के जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सरकार जो खर्च करती है वो कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए एक शब्द काम में और लिया जाता है, ये एसेट्स बन रही है आपकी, ठीक है ना। तो इस एसेट्स का एक नाम होता है कैपिटल एसेट्स है। ये कैपिटल एसेट्स कैसे कि अब देखो, कहने को तो ये आप ये सब चीजें जो दिखा रहे हो ना, हाईवेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे ये खर्च के रूप में दिखा रहे हो, लेकिन वास्तव में ये खर्च नहीं है, ये आपने जनता की सुविधा के लिए इनको खर्च किया। देखो खर्च का सिंपल सा खर्च एक नेगेटिव उदाहरण है, यानी आप खर्च कर रहे हो लेकिन अगर उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो खर्च की श्रेणी में, लेकिन अगर उससे कुछ फायदा हो रहा है तो वो हम आगे उसको मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो हमने एक शब्द लिखा है ना प्रभावी राजस्व घाटा, वहां पर आप इस चीज को समझोगे। ये ध्यान रखना, जब प्रभावी राजस्व घाटे की बात करेंगे तो ये शब्द बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन में खर्च। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन में खर्च। खर्च तो है लेकिन हम क्या करें, कैपिटल एसेट्स बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका खर्च क्या आएगा, दूसरा खर्च आएगा कि सरकार कई बार क्या करती है, लोन देती है, किसको, स्टेट को भी देती है, अदर कंट्रीज को भी देती है। तो सरकार द्वारा राज्यों तथा अन्य देशों को दिया गया लोन। हालांकि वो लोन देगी तो उससे इंटरेस्ट भी मिलेगा और वापस लोन भी आएगा, तो उसको हम अलग अलग कैटेगरी इनकम में डाल देंगे। लेकिन जब एक बार सरकार ने दिया तो एक बार तो सरकार का वो खर्चा ही है, तो इसलिए उसको हमने किसके अंतर्गत डाल दिया, और एक ही बार में है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा सरकार क्या करती है, कई बार खुद से भी किसी कंपनी में अपने शेयर बॉन्ड्स वगैरह खरीदती है, ठीक है ना। तो वो भी क्या खरीद रही है, तो सरकार का क्या है, एक्सपेंडिचर है। एक ही बार खरीद रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर आपको पता है कि सरकार ने जैसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी से लोन लिया, जिसको हमने डेब्ट इनकम देखा था, तो उसको वापस चुकाना भी पड़ेगा। उसके भी चुकाने के दो कंपोनेंट है, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल अमाउंट। तो इंटरेस्ट जब चुकाओगे वो तो आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट चुकाओगे तो वो आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो यहां पर देख लीजिए आप, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की अदायगी, ठीक है ना, अदायगी, लोन रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कुछ इस प्रकार के एक्सपेंडिचर है जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। मेरे हिसाब से जो शब्द है रेवेन्यू कैपिटल, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब जो एक तरह से बार बार या नियमित अंतराल से मिल रहा है, कैपिटल मतलब जो एक ही बार में मिल रहा है। तो वो जो सारे मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं, उन फ्लो चार्ट्स को आप दिमाग में सेट रखिएगा। अब हम सीधे आते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के घाटों पर। 1 मिनट का काम है, आप आराम से समझ जाओगे। देखो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, बजट। बजट के दो पार्ट है, एक तो रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब रेवेन्यू आय कितनी है, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। दूसरा हमारा होता है पूंजीगत बजट, जिसके अंतर्गत कैपिटल इनकम क्या क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो जो हमने 4 घाटों की बात की थी, राजकोषीय, प्राथमिक, राजस्व और प्रभावी राजस्व। तो राजस्व घाटे का तो सिंपल सी परिभाषा क्या होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो यहां पर मैं पहले से एक चीज लिख देता हूं, आप देखिए, अगर मैं
राजस्व घाटे की बात करता हूँ, सॉरी मैंने राजकोषीय बोल दिया था पहले, हम बात करेंगे राजस्व घाटे की। तो राजस्व घाटा सिंपल सा क्या होता है, राजस्व घाटा हो जाएगा आपका सिंपल सा राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ठीक है, ये चीज सिंपल सी हो गई। फिर हमने एक बात क्या की थी, एक इसके साथ ही साथ एक शब्द बोला था, क्या बोला था, प्रभावी राजस्व घाटा। ये क्या होता है, इसको भी आप यहां समझ लीजिए। देखिए, हालांकि ये सरकारों द्वारा इस प्रकार की अवधारणाएं बनाई जाती है कि सरकार क्या करती है, सरकार जब भी अपने आप को साबित करती है तो सरकार को ये बताना पड़ता है कि हमने खर्च कम किया, हमारी इनकम ज़्यादा है। तो चूंकि वास्तव में तो खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो सरकार कुछ इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी लेकर के आती है जिससे ऐसा लगे हाँ आप खर्च कम कर रहे हो, ये जो खर्च कर रहे हो उसका वास्तव में सही जगह पर खर्च कर रहे हो। उसी संदर्भ में ये शब्द आया प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब आपको पता है जब आपने रेवेन्यू इनकम देखी थी, तो एक बार मैं उसको वापस पीछे लेके चलता हूँ आपको, आप एक बार देखिए। जब हमने रेवेन्यू इनकम की बात की थी तो यहाँ पर हमने देखो एक बात की थी, रेवेन्यू प्राप्तियाँ, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हमने देखो एक ग्रांट्स की बात की थी कि फाइनेंस कमीशन क्या करती है कि राज्यों को खुद के लिए स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल आदि बनाने के लिए भी अलग से क्या देती है, ग्रांट देती है राज्यों को। ठीक है ना, तो जब सरकार ये पैसे दे रही है राज्यों को, तो एक प्रकार से क्या है, ये सरकार का खर्च है। लेकिन सरकार अभी कह रही है कि हमने ये पैसे कोई किस लिए दिए, हमने पैसे इसलिए दिए कि ताकि राज्य जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। तो इस प्रकार की जो राशि हम फाइनेंस कमीशन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को या राज्यों को प्रदान कर रहे हैं, उसको खर्च के रूप में ना माना जाए। वो इस प्रकार का एसेट कोई खर्च नहीं है हमारा। जैसे आपने सैलरी दे दी तो वो तो सरकार के एक प्रकार का खर्च है, पेंशन दे दी सरकार का खर्च है। लेकिन चूंकि हमने जो ग्रांट्स के रूप में पैसे दिए, उससे तो राज्य क्या कर रहे हैं, नई नई पूंजी परिसंपत्तियों का, जो कैपिटल एसेट्स है, उनका निर्माण कर रहे हैं। तो इफेक्टिव रूप में वो कोई खर्च नहीं है। तो आप जब जो राजस्व आपका जो ये घाटा है, जो राजस्व व्यय और आय है, इसमें से आप क्या करोगे कि सरकार जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए व्यय कर रही है, जो इसके अंतर्गत आएगा, व्यय के अंतर्गत जो हमने 3-4 कैटेगरी देखी थी ना, तो जो पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो व्यय कर रही है, उसको आप क्या कीजिए, घाटे में से निकाल दीजिए, उसको घाटा मत मानिए आप। तो राजस्व घाटा की तुलना में प्रभावी राजस्व घाटे का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सरकार जाके कहेगी कि देखो हमारा घाटा कम हो गया, इसलिए वो वर्ड क्या लेके आई, प्रभावी राजस्व घाटा। कैपिटल एसेट्स क्रिएशन में जो खर्च हो रहा है उसको आप निकाल दीजिए। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु खर्च। उसको आप निकाल दीजिए, उसको आप खर्च मत मानिए। ठीक है ना, तो उसको निकालोगे तो एक बड़ा अमाउंट होता है। तो आपका जो राजस्व घाटा था वो अब प्रभावी राजस्व घाटे की जब आप बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी तुलना में कम हो जाएगा। तो ये दो डेफिनेशन तो आपने आसानी से समझ ली। अब हम आते हैं हमारे मेन सबसे इंपॉर्टेंट, राजकोषीय घाटा। इस चीज की चर्चा हम बार बार करते हैं, ये शब्द बार बार सुनने को आता है, फिस्कल डेफिसिट। तो देखो इन सब चीजों को अगर छोड़िए, आप इनको देखिए। देखो ये आपकी राजस्व बजट, ये राजस्व बजट के अंतर्गत पूरी आय और ये पूरा व्यय, ये पूंजीगत बचत, ये पूंजीगत बचत के अंतर्गत पूरी आय और ये पूरा व्यय। तो राजकोषीय घाटे की परिभाषा हम कैसे समझेंगे कि सबसे पहले आपको जितनी भी इनकम हो रही है, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है, उसमें से आप आपकी जो टोटल इनकम है उसको निकाल दीजिए। लेकिन अब देखो ये जो मैंने कहा था ना आपको, राजकोषीय घाटे में कर्ज आय इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्या करना है कि टोटल इनकम सरकार की कितनी है, रेवेन्यू इनकम प्लस कैपिटल। तो कैपिटल इनकम में से आप जो कर्ज आय की जो मात्रा है उसको आप अलग कर दीजिए। तो आपकी जो टोटल इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी, और वह तो जितना है उतना ही रहेगा। तो जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से जब टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें से जब आप राजस्व आय और पूंजीगत आय में से केवल गैर कर्ज आय को ही निकालते हो, तो जो पीछे बचता है वो आपका कहलाता है राजकोषीय घाटा। इसको आप और अच्छे से समझिए, मैं बताता हूं। कर्ज हम क्यों लेते हैं, हमारी उधार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम कर्ज लेते हैं। तो जो सरकार की उधारी है, जितनी उधारी है वही उसका क्या है, राजकोषीय घाटा है। बस ये ध्यान रखना आपको। मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिख देता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है राजकोषीय घाटे की, उसको आप एक बार समझिए। राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों तथा गैर पूंजीगत आय, या गैर पूंजीगत की जगह लिखो गैर कर्ज पूंजीगत आय के योग और कुल व्यय के बीच का अंतर है। यानी घाटे का तो सिंपल सा मतलब हो गया टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम में का डिफरेंस। लेकिन जब आप टोटल एक्सपेंडिचर तो जो है वो है, लेकिन जब आप टोटल इनकम की बात करोगे तो उसमें जो आपको कर्ज के रूप में इनकम प्राप्त हो रही है उसको आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। तो कर्ज के अलावा जो भी इनकम है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो
अगर मैं राजकोषीय घाटे की बात ना करूं, ऑर्डिनरी घाटे की बात करूं, तब तो उसमें मुझे कर्ज को भी शामिल करना पड़ेगा। तो जो कर्ज को शामिल नहीं किया है, तो जितना कर्ज आपने लिया है वही आपकी क्या एक तरह से उधारी है। तो यहां पर मैंने एक लाइन ये भी लिखी है, ये जो राजकोषीय घाटा होता है ये सरकार की कुल उधार की आवश्यकता को दर्शाता है। मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। इतना ध्यान रखना है, सरकार जो कर्ज लेती है, जितनी मात्रा में कर्ज लेती है, वही उसका क्या कहलाता है, राजकोषीय घाटा है। सपोज करो सरकार को अपने ओवरऑल बजट में मान लीजिए 5 लाख करोड़ का कर्ज लेना पड़ा, तो वो 5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो उतना ही आपका क्या है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसको अगर आप उस फॉर्मूले से भी मैं आपको दर्शा सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं, तो फिस्कल डेफिसिट का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको देखिए। सबसे पहले तो कुल व्यय, ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। कुल व्यय के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, आपका राजस्व व्यय भी शामिल है, प्लस आपका पूंजीगत व्यय भी शामिल है। ठीक है, ये दोनों कुल व्यय में शामिल है। फिर इसमें से आपको निकालनी पड़ेगी आपकी आय, और आय में आप कौन सी आय निकालोगे, राजस्व आय तो आपको पूरी की पूरी इसमें से निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, राजस्व आय, राजस्व आय के अंतर्गत आपकी हो जाएगी एक तो क्या, कर आय प्लस गैर कर आय, ये दोनों आपको माइनस करनी पड़ेगी। और साथ साथ जब आप क्या माइनस करोगे, मतलब दोनों जुड़ेगी, ये माइनस बार कैपिटल ब्रैकेट में ये सारी आय को जोड़ रहा हूं, तो उस आय में आपको जो कैपिटल इनकम है, कैपिटल के दो पार्ट, कर्ज और गैर कर्ज, तो कैपिटल में केवल आपको गैर कर्ज को जोड़ना है। तो जो आप पूंजीगत आय लिखोगे, ठीक है ना, पूंजीगत आय, उसमें केवल आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, गैर कर्ज आय लेनी पड़ेगी। अब आप यहां पर कर्ज आय को नहीं लिखोगे। तो ये आपकी एक तरह से हो गई इनकम पूरी, ये पूरी की पूरी इनकम, ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर। तो पूरे एक्सपेंडिचर में से मैंने पूरी इनकम को घटाया है, लेकिन पूरी इनकम में मैंने एक मद को छोड़ दिया, इसको कर्ज आय को, और जिसको छोड़ा है उस अमाउंट के बराबर ही आपका क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। अब लास्ट एक घाटा बचा है, प्राथमिक घाटा, बहुत आसान है वो भी। अब देखिए, आपको पता है मैंने बताया था कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक मद थी, ब्याज का भुगतान। सरकार जो कर्ज लेती है, एक्सटर्नल एजेंसी से लीजिए या इंटरनल से लीजिए, तो उसके बदले में वो पूरा का पूरा जब कर्ज वापस चुकाती है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब उसका ब्याज चुकाती है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो सरकारों का ऐसा कहना होता है कि अब सरकार तो समय के साथ बदल भी सकती है, और कर्ज तो पुरानी सरकार का भी लिया हुआ हो सकता है। तो हर बार सरकार क्या कहती है कि आप इस फिस्कल डेफिसिट को ही आप पैमाना मत मानिए, एक प्राथमिक घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट, उसकी भी चर्चा कीजिए। उसमें सरकार कहती है कि मान लीजिए पुरानी किसी सरकार ने कोई लोन ले लिया, अब उसका ब्याज तो हमें चुकाना पड़ रहा है, तो वो एक तरह से हमारा खर्चा क्यों हुआ, हमने थोड़ी कर्ज लिया है। तो उसको आप क्या कहोगे कि जो भी आपका राजकोषीय घाटा है, उसके अंतर्गत, राजकोषीय घाटे का मतलब टोटल व्यय आपका और माइनस जो भी इनकम मैं बताई थी आपको, तो टोटल व्यय में से एक राशि को आप और कम कीजिए। किसको, जो ब्याज भुगतान है उसको आप कम कीजिए। जैसे ही ब्याज भुगतान को कम करोगे तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। इनकम तो आपकी वो की वही रहेगी, व्यय थोड़ा कम हो जाएगा, तो जो प्राथमिक घाटा होगा वो एफडी की तुलना में काफी कम हो जाएगा। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज होता है, और उस कर्ज के कारण एक बहुत बड़ी राशि सरकार को ब्याज के रूप में चुकानी होती है। तो जब आप एफडी यानी फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का अंतर देखोगे तो बहुत ज्यादा होगा। तो प्राइमरी डेफिसिट की सिंपल सी परिभाषा मैं लिख देता हूं, बस एक ही लाइन में। आप प्राइमरी डेफिसिट को ऐसा लिख सकते हो, प्राथमिक घाटा, ये सिंपल सा होता है आपका राजकोषीय घाटा, उसमें से जो भी आप ब्याज भुगतान कर रहे हो उसको निकाल दीजिए। वो आप कह दीजिए भाई वो हम नहीं जानते, वो तो पुरानी सरकारों ने लिया है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो जितना भी आप ब्याज भुगतान कर रहे हो उसको माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो आपका कहलाएगा प्राथमिक घाटा। तो मेरे हिसाब से ये जो 4 प्रकार के डेफिसिट है मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिए। लेक्चर हालांकि थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और एक दफे सेट हो गया तो चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लेक्चर लेकर के आएंगे। ठीक है ना, हम पूरी सीरीज तो यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा साइंस का चैनल है, लेकिन इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से हम जरूर लेकर के आएंगे, ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ सके और आप कॉम्पिटिशन लेवल पर या कॉम्पिटिशन फील्ड में भी आप अच्छी परफॉर्म कर सके। अब ये जो पूरा लेक्चर था इसकी एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, तो जो भी मैंने लिखा है, यानी QR कोड हो गया, जो भी मैंने लिखा है वो पूरा आपको पैनल PDF के रूप में आसानी से मिल जाएगा। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए। थैंक यू।